Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. बंगलौर। नवीन अपने घर में था। उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, अपने बेड में बैठा सीलिंग को देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था क्योंकि उस दिन के बॉम्ब ब्लास्ट से अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। तभी उसके रूम के डोर कोई नोक करता है। नवीन ने उस तरफ देखा जहां सार्थक खड़ा हुआ था। वो बोला, अंडस को तुम उठ गए, चलो अच्छा है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे इस प्लास्टर को आज खुलवाना है। नवीन उसे देख कुछ नहीं कहा और बस चुप होकर उसे देखने लगा। मेघना को गायब हुए 2 महीने गुजर चुके थे और अभी तक नवीन को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। इतने चोट खाने के बाद भी उसने मेघना को खोजने बंद नहीं किया था, लेकिन उसे मेघना के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसके न होने के गम से उसका दिल अंदर ही अंदर मरे जा रहा था। उसे अब डर लग रहा था कि मेघना को कुछ हो नहीं गया हो। उसके दिल का जो डर था वो इतना ज्यादा था कि उसने खुद को बांधना शुरू कर दिया था। खुद में ही समेट कर खुद में ही रहने लगा था। न किसी से बात करता, न किसी से मिलता, बस मेघना का ही ख्याल उसको दिन रात परेशान किए हुए थे। सार्थक भली भांति जनता था नवीन की ये हालत कहीं न कहीं उसके कारण ही हुई है। उसे तो अब नवीन को देखकर तरस ही आने लगा था। आज तक उसने जो भी किया उससे उसको कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सामने बैठे आदमी के मोहब्बत को देख वो भी झुकता हुआ महसूस कर पा रहा था। सार्थक उसके पास गया और बोला, अंडस को तुम ठीक हो, हम कोशिश कर रहे हैं मेघना को खोजने की, तुम टेंशन मत लो। सार्थक की बात नवीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि उसने कुछ महसूस करना ही बंद कर दिया हो। उसने सार्थक को बिना किसी भाव को देख कहा, अंडस को तुम्हारी कोशिश मुझे मेरे मेघना तक नहीं पहुंचाने वाली है। तुम तो मदद लेने वाले थे, राइट? नायर फैमिली से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तुम्हारे, उसी का जायजा दिया था तुमने कि मेरी मेघना को मेरे पास ले आओगे। अब क्या हुआ? क्या वो सब झूठ था कि तुम मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो अपने उस केस को रीओपन करवाने के लिए? सार्थक नवीन की बात सुन परेशान हो गया। वो जल्दी से बोला, अंडस को नहीं नहीं नवीन, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने बात की है मिस्टर नायर से, लेकिन वो अभी बीसी है, चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि केस ओपन होते ही वो मेघना को जल्दी खोजने में मदद करेंगे। और सार्थक ने इतना ही कहा था। नवीन ने बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, अंडस को मिस्टर नायर से तुमने बात की, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया मैं कौन हूँ? मैं नवीन नाथ हूँ और मैं तब तक उनका काम नहीं करूंगा जब तक मेघना मेरे पास नहीं होती। इतना बोल वो बेड से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही सार्थक परेशानी से नवीन की तरफ देखता है। सार्थक ने खुद से कहा, अंडस को लगता है मेघना को नवीन के पास लाना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं किया तो वो ये काम करने के लिए कभी नहीं मानने वाला। इतना बोल वो एक गहरी सांस लेता है और किसी को कॉल करता है। सार्थक कहता है अंडस को, हेलो, मैं आज रात की फ्लाइट से मैं मुंबई आ रहा हूँ, कल उस पेशेंट का डिस्चार्ज पेपर रेडी रखना। दूसरे तरफ से हाँ में जवाब आया। वही सार्थक भी फोन कट कर देता है। वही मुंबई में हॉस्पिटल के रेस्पेनिस्ट को सार्थक का कॉल आया था और वो फोन रखने वाली होती है कि एक लड़की वही खड़ी होती है और रेस्पेनिस्ट को इतना जल्दी में देख पूछती है, अंडस को क्या हुआ, तुम्हें इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रही हो? वो रिसेप्शनिस्ट बोली, अंडस को, मिस अवस्थी आप यहाँ? सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी। वो वहाँ के दिन मिस्टर नरेंद्र अवस्थी की बेटी थी। वो सामने रिसेप्शनिस्ट को देख बोली, अंडस को, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? वो रिसेप्शनिस्ट बोली, अंडस को, वो डॉक्टर सार्थक हॉस्पिटल आ रहे हैं, वो भी आज, एंड जिस पेशेंट का वो डिस्चार्ज करने वाले हैं वो अभी तक होश में नहीं आए हैं, एंड इसी कारण वो शायद हमसे इनकी रिपोर्ट भी मांग सकते हैं, जो कि न्यू रिपोर्ट हमने बनाई ही नहीं है। वो डॉक्टर सार्थक की स्पेशल पेशेंट थी। मिस अवस्थी ने कहा, अंडस को, अच्छा तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगी। वैसे भी आज मैं फ्री हूँ, आज हॉस्पिटल में भी काम नहीं था और पेशेंट्स भी नहीं हैं। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कहा, अंडस को, नहीं नहीं मिस अवस्थी, आप ये नहीं कर सकती, बिना आपको तो पता भी नहीं है उस पेशेंट्स के बारे में, और वो डॉक्टर सार्थक की खास है। मिस अवस्थी ने कहा, अंडस को, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, हाँ यहाँ मैं काम नहीं करती लेकिन मदद तो कर ही सकती हूँ। तुम जल्दी से सारे चीजों का इंतजाम करो, मैं जल्दी से सब कुछ कर लूंगी। रिसेप्शनिस्ट परेशान हो गई और बोली, अंडस को, अगर दिन को पता चल गया तो वो मुझे फायर कर देंगे। मिस अवस्थी मिस अवस्थी बोली, अंडस को, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं न, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ और तुम टेंशन ले रही हो, चलो चलो टाइम नहीं है।
रिसेप्शनिस्ट हार मनाते हुए हाँ कहा और जल्दी से सारी चीजों का इंतजाम करने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा मेहिका चुपके चुपके मैन डोर से बाहर जा रही थी। रेहान मेहिका को देख थोड़ा हैरान हो गया और उसको पीछे दे रोकते हुए बोला अंडरस्कोर शिविका। मेहिका रेहान की आवाज सुन चौंक गई और जल्दी से पीछे मुड़ती है जहां रेहान उसे ही देख रहा था। वो बोला अंडरस्कोर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। मेहिका रेहान का सवाल सुन हड़बड़ा गई और बोली अंडरस्कोर वो मैं बाहर वॉक करने जा रही थी। रेहान मेहिका को देख बोला अंडरस्कोर वॉक करने, वो भी इतनी देर रात को। मेहिका बोली अंडरस्कोर हाँ वो आज कुछ ज्यादा ही खा लिया ना, मैंने तो सोची वॉक कर लूँ डाइजेस्ट के लिए। रेहान बोला अंडरस्कोर अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। मेहिका जल्दी से बोली अंडरस्कोर तुम जाकर क्या करोगे। रेहान अपनी जैकेट लेते हुए बोला अंडरस्कोर तुम्हारी रक्षा। मेहिका कंफ्यूज होकर बोली अंडरस्कोर व्हाट रक्षा। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पास आते हुए बोला अंडरस्कोर जी मैडम रक्षा, तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी की सोची समझी साजिश थी, कोई है जो तुम्हें टारगेट कर रहा है। मेहिका ये बात सुन चौंक गई और खुद से बोली अंडरस्कोर रेहान को इसके बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा मुझे लगा नहीं था। उसने हैरान होने की कोशिश करते हुए कहा अंडरस्कोर क्या सच में, पर तुम्हें कैसे पता। रेहान ने कहा अंडरस्कोर शिविका तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मान्या बॉस का असिस्टेंट, ये बात पता करवाने में मुझे क्या ही समय लगता। लेकिन सुनो तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, समझी तुम। मेहिका उसका बात सुन हल्का सा मुस्कुराए और बोली अंडरस्कोर ठीक है तुम यही रहो, मैं अपनी जैकेट लेकर आती हूँ। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया। मेहिका वहां से चली गई। उसके जाते ही रेहान का चेहरा सीरियस हो गया और वो अपने फोन में किसी को मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ निकोलैंड आइलैंड में अर्नव रायन की बात सुन सब हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो सामने वाला आदमी बोल रहा है वो सच है। अर्नव रायन और उसके बगल खड़ी चंद्रिका रायन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। अर्नव रायन ने कहा अंडरस्कोर जी आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नायर फैमिली हमें इस बार के इलेक्शन में साथ देने वाले हैं और ये पहली बार होगा कि नायर फैमिली जैसे बड़े लोग पहली बार किसी इलेक्शन पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सब अर्नव रायन की बात सुन हैरान हो गए थे। नायर फैमिली कब से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगी और अर्नव रायन जो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ही नहीं था, जो बदनाम था अपने काले करतूतों के कारण, उसकी मदद नायर फैमिली क्यों करना चाहती थी। ये सब सुन हैरान थे। वही मान्या को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से आरिफ को देखा जो सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी जिसे देख मान्या समझ नहीं पा रही थी वो करना क्या चाहता है। तभी उन गेस्ट्स में से किसी एक आदमी ने कहा अंडरस्कोर मिस्टर रायन आप किसी पार्टी के हिस्सा नहीं है तो आप इस बार के इलेक्शन में खड़े कैसे होंगे जो अभी ही कुछ महीनों में है। अर्नव रायन ने मुस्कुरा के कहा अंडरस्कोर जैसे मैंने कहा हमारी मदद मिस्टर नायर पर्सनली करने वाले हैं तो इस बार का इलेक्शन पार्टी वही कंडक्ट भी करने वाले हैं। आरिफ ने भी अपने माइक से कहा अंडरस्कोर बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर रायन, नायर फैमिली इन्हें इंडिया में इलेक्शन जीतने में मदद करने वाली है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि अब न्यू प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। वही चंद्रिका रायन भी मुस्कुरा के बोली अंडरस्कोर जी हाँ, और वो हमारे साथ कैंपिंग भी करने जाएंगे। आरिफ चंद्रिका रायन की बात सुन जल्दी से बोला अंडरस्कोर कैंपिंग, ये किसने कहा आपको मिसेज रायन। चंद्रिका जो अभी घमंड और खुशी से कुछ ज्यादा बोल गई थी वो जल्दी से बोली अंडरस्कोर नहीं, हमें लगा आप हमारी मदद कर रहे हैं तो। आरिफ हंसते हुए बोला अंडरस्कोर तो आपको लगा मैं कैंपिंग करने भी चलूंगा, वैसे अच्छे ख्वाब सजा लेती है आप मिसेज रायन, लेकिन ऐसा नहीं है। नायर फैमिली आपकी मदद बहुत सीक्रेटली करने वाली है जो आवाम को पता नहीं चलेगी। इस पार्टी में आए लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि आपकी मदद किसने की है। आरिफ ये सब बातें पूरे हॉल में गूंज रही थी जैसे उसे मतलब ही नहीं थी। रायन फैमिली की इज्जत की, लेकिन वो दोनों क्या ही कर सकते थे। पावर किसे नहीं चाहिए, अगर थोड़ी बात जाती सह कर किसी को पावर चाहिए तो वो लेने में उन दोनों माँ बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। आरिफ ने आगे की तरफ देखा और कहा अंडरस्कोर अब आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना बोल वो सामने मान्या को देखता है जो उसे ही घूरे जा रही थी, जिसे देखकर आरिफ ने पूछा अंडरस्कोर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स से मिलकर अच्छा नहीं लगा। मान्या उसको देखी और उसका हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगी। वही सब हैरान थे आरिफ की बात सुनकर।
मोनिका, युवराज, माया सब ये सब सुन खुश नहीं थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। युवराज को तो गुस्सा आ रहा था, उसे तो पार्टी से जाने का मन कर रहा था, क्योंकि सामने जो लोग खड़े थे उनके कारण मानन फैमिली को वो सब सहने में मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण उसके माँ बाप के साथ उसके दादा और दादी भी जिंदा नहीं थे। और मोनिका उसके साथ, तो इन लोगों ने कितना गलत किया था वो सोच भी नहीं सकती थी। 17 की थी वो जब उसे जबरदस्ती इन लोगों के पास भेज दिया गया था रहने के लिए। रोज उसके साथ गलत होता, हर रोज एक गलत काम के लिए उसे मारा जाता। अर्नव, रायन की बीवी का भाई, उस पर हमेशा गंदी नजर रखता था, लेकिन बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती थी। हर ये दोनों लोग उसकी जिंदगी नरक बनाए रखते। मानन फैमिली की दुश्मनी उसे झेलनी पड़ती थी, क्योंकि मोनिका माया की बेटी थी और माया तो चंद्रिका रायन के डर के कारण कभी उसका स्टैंड नहीं ली थी। वो तो युवराज था जो उसे वही के हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया था, जिससे उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो। युवराज कहता नहीं था, लेकिन परवाह करता था मोनिका का। वो उसकी सगी बहन भी नहीं थी, लेकिन युवराज ने उसे अपनी बहन जैसा ही समझा था। लेकिन माया के कारण न वो अपना प्यार दिखा पाता था, न कुछ कह पाता था। ये ही सब सोचकर उसकी आंखें भर आए और वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर चंद्रिका रायन आ गई और चंद्रिका रायन को देख वो घबरा गई। वही माया भी चंद्रिका रायन को देख डर गई, क्योंकि सामने खड़ी औरत इतनी खतरनाक थी कि उसे अभी तक अपनी पहली मुलाकात याद थी, जब सामने खड़ी औरत ने उसे अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसे कहा था कि अगर वो ये जला हुआ कोयला अपने मुट्ठी में भरकर कसम खाए तो वो आनंद से शादी करने की इजाजत दे देगी। ये सब सोच माया भी घबरा रही थी कि अभी वो अगर यहाँ उसे देख लेगी तो उससे पता नहीं क्या कह दे। वही सोच वो परेशान सी दिख रही थी। चंद्रिका रायन उसके पास आती है और उसे देख कहती है, अंडस्को, अरे तुम दोनों भी आए हो यहाँ। माया उसकी बात सुन जल्दी से बोली, अंडस्को, नमस्ते बुआ जी, आपको यहाँ देख अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिली मैं आपसे। चंद्रिका मुस्कुराए और बोली, अंडस्को, हाँ बहुत साल हो गए हैं, वैसे मैंने सुना आनंद की मौत हो गई है। चंद्रिका की बात सुन माया का चेहरा मुरझा सा गया। वो बोली, अंडस्को, हाँ वो। चंद्रिका झूठा दुख जताते हुए बोली, अंडस्को, माफ करना बहू, हम आ नहीं पाए, उसके मरनी में इतना काम जो रहता है वहां, हमने इसलिए मोनिका को वहां भेजा था कि वो बता पाए कि हम क्यों आ पाए। इतना बोल उसने मोनिका की तरफ देखा, जिसका चेहरा चंद्रिका की बात सुन सफेद हो गया था। चंद्रिका ने कहा, अंडस्को, तुमने कह दिया था ना मोनिका। मोनिका चुप सी खड़ी थी। आनंद की मौत के कारण वो इंडिया आ पाई थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसका सगा बाप मर गया था, क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ जो बिहेवियर रखा था उसके कारण उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। अमेरिका में चंद्रिका के घर में उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था, वो भी आनंद के कारण। इसलिए वो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके मरने के बहाने से वो इंडिया आ पाई थी, उस जेल से निकल पाई थी। मोनिका को ऐसे चुप देख चंद्रिका ने फिर कहा, अंडस्को, बोलो मोनिका, और ये क्या तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा है अभी तक, कुछ नाराजगी हमसे? मोनिका चंद्रिका की बात सुन जल्दी से बोली, अंडस्को, नहीं नहीं, मैंने बताया था मोम एंड हेलो बुआ दादी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चंद्रिका मुस्कुराए और बोली, अंडस्को, मुझे पता है बच्चा, तुम हमें मिस कर रही होगी, डोंट वरी, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। मोनिका चंद्रिका की बात सुन हैरान हो गई और बोली, अंडस्को, क्या? चंद्रिका बोली, अंडस्को, हाँ, अब हम यहाँ आ गए हैं तो तुम हमारे साथ हो रहोगी न? इंडिया जाते ही बात करूंगी मैं अर्नव से। मोनिका चंद्रिका की बात सुन परेशान हो गई, वो बिल्कुल भी चंद्रिका के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी मोम की तरफ देखा, जिसे देखकर लग रहा था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पड़ता भी कैसे, उसकी माँ को आज तक उससे मतलब ही नहीं था, वो औरत सिर्फ खुद से मतलब रखती थी। वही चंद्रिका को किसी ने बुला लिया तो उसने उन लोगों से कहा, अंडस्को, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुम लोगों से, ओके? इतना बोल वहां चली गई। वही माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, अंडस्को, चलो ये बुढ़िया गई। इतना बोल उसने अपने हाथ झाड़ लिए, जिसे देख मोनिका ने कहा, अंडस्को मोम, मैं उनके पास अब नहीं जाने वाली। माया ने उसकी बात सुनी तो बोली, अंडस्को, पागलों जैसी बातें बंद करो, बचपन से वही रही हो तुम, इसलिए वो जो कह रही है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और भूलो मत, तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें वहां उनके घर में बेचा है। मोनिका माया की बात सुन दुखी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले माया बोली, अंडस्को, और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे कारण मानन फैमिली फिर से सफर करे। माया की बात सुन मोनिका चुप सी गई। उसने अपनी मुठिया कस ली थी, उसे अब इस पार्टी में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, वो वहां से जाना चाहती थी। वो माया से कुछ नहीं कहती और एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है। वही युवराज का मूड अभी बहुत खराब हो गया था चंद्रिका रायन और अर्नव रायन को देखकर, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाए हुए था, क्योंकि उसे अभी और भी बहुत जरूरी का करना था।
उसने माही की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने माही का हाथ पकड़ा और बोला अंडरस्को चलो, इतना बोल वो वहां उसे ले जाने लगा। माही ऐसे युवराज के कहने से हैरान रह जाती है और कहती है अंडरस्को युवराज जी। युवराज उसकी बात नहीं सुनता और बाहर जाने लगता। माही को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उसे कहाँ ले जा रहा था। बाहर आते ही वो कार के सामने माही को लेकर खड़ा है। वही माही को समझ नहीं आ रहा था युवराज करना क्या चाहता है। युवराज बोला अंडरस्को अंदर बैठो। माही अंदर बैठ गई। युवराज भी अंदर बैठने ही वाला था। उसे किसी का कॉल आता है उसने देखा। दिनेश का कॉल है तो उसने कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही दूसरे तरफ से आवाज आती है अंडरस्को सर वो मिस मोनिका बेहोश हो गई है, आप जल्दी से यहाँ आ जाए। युवराज ये सुन हैरान हो गया और बोला अंडरस्को व्हाट, कहाँ हो तुम लोग। दिनेश ने उसे बताया कि वो लोग पार्टी वेन्यू बैक साइड में। युवराज जल्दी से हाँ बोला और माही को देखा जो कार में बैठी हुई थी। युवराज उसे देख बोला अंडरस्को तुम यही रहना, मैं अभी आता हूँ। माही उसे देख जल्दी से बोली अंडरस्को कुछ हुआ है, आप परेशान दिख रहे हैं। युवराज बोला अंडरस्को हाँ वो दिनेश का कॉल था, मोनिका अचानक से बेहोश हो गई है। माही परेशान होकर बोली अंडरस्को क्या, कैसे अचानक से वो बेहोश कैसे हो गई। युवराज बोला अंडरस्को पता नहीं, मुझे वहां जाकर ही पता चलेगा, तुम यही रहना मैं अभी आता हूँ। माही ने कहा अंडरस्को ठीक है। इतना बोल युवराज वहां से चला गया। युवराज को गए 30 मिनट से ज्यादा हो गया था और माही जो युवराज का वेट कर रही थी अब परेशान होने लगी थी। उसने टाइम देखा जहां 12 बजने वाले थे। उसने युवराज को कॉल करने की कोशिश की, वहां नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। वो कार से उतर गई और नेटवर्क खोजने लगी कि वो थोड़ा कार से दूर आ गई थी। वो परेशान होकर बोली अंडरस्को पता नहीं मोनिका कैसी होगी, कॉल भी नहीं कर सकती नेटवर्क नहीं होने के कारण। इतना बोल वो परेशान हो ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। माही समझ पाती कि पीछे कौन है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोनिका शरीर बहुत कांप रहा था और शरीर गर्म भी था। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था भी ये लड़की सही थी शाम के वक्त पर इतनी जल्दी इसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। ऊपर से वो पता नहीं क्या क्या अपनी कांपती जुबान से कुछ कुछ बोले जाती। तो दिनेश तो ये देख परेशान हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे युवराज का ख्याल आया और उसने मोनिका को ठीक से पकड़कर एक जगह बैठा दिया और जल्दी से युवराज को कॉल किया। युवराज के कॉल लगते ही उसने जल्दी से कहा अंडरस्को सर आप जल्दी से यहाँ पार्टी वेन्यू के बैंक साइड आ जाए, मिस मोनिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। युवराज ने जब ये सुना तो वो जल्दी से वहां आने के लिए कहता है। वही मोनिका, उसकी हालत अब खराब होने लगी थी, ठंड से वो ज्यादा ही कांप रही थी। दिनेश जल्दी से अपनी जैकेट खोलता है और मोनिका को अच्छी तरह से कवर करते हुए उसे बैठा देता है। उसने खुद से कहा अंडरस्को जरूर इस ड्रेस के कारण इनकी तबीयत खराब हुई होगी, क्या जरूरत थी इस तरह के कपड़े पहनने की। वो चाहे तो उसे उठा के वहां से जा सकता था लेकिन अभी भी पार्टी में लोग हो सकते थे एंड उसे ऐसे मोनिका को उठा के ले जाने से बहुत सारी बातें हो सकती थी, इसलिए उसने युवराज को बुला लिया जिससे वो उसकी मदद से वहां से मोनिका को ले जा सकता था। वही युवराज जल्दी से वहां पहुंचता है जहां दिनेश उसे देख खुश हो जाता है और कहता है अंडरस्को सर सर देखिए न मिस मोनिका को क्या हुआ है। युवराज समझ चुका था मोनिका को पक्का पैनिक अटैक आया होगा। युवराज ने कहा अंडरस्को मुझे लगता है इसे पैनिक अटैक आया है। दिनेश युवराज की बात सुन हैरान हो गया और बोला अंडरस्को पैनिक अटैक, लेकिन क्यों और अचानक से कैसे हो सकता है, अभी तो ठीक थी मिस मोनिका। युवराज बोला अंडरस्को अभी ये सब का टाइम है, हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाया। युवराज ने मोनिका को गोद में उठाया और पार्टी वेन्यू से होते हुए जल्दी से वहां से पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा। लकीली पार्टी में अब गिने चुने लोग ही रह गए जिसके कारण उन पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। दिनेश भी उसके पीछे ही था। वो दोनों पार्टी वेन्यू से बाहर आ गए और पार्किंग की तरफ पहुंचे। दिनेश जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है और युवराज मोनिका को अंदर बैठता है। युवराज उसे देख बोला अंडरस्को दिनेश तुम जल्दी से मोनिका को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं माही को लेकर आता हूँ। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से कार में बैठकर चला गया। वही युवराज अब अपनी कार के पास गया तो उसे माही नहीं दिखी। ये देख उसने माही को कॉल लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देख वो परेशान हो गया और खुद से बोला अंडरस्को ये माही कहाँ चली गई, उसे कहा था मैंने यही रहने को, फोन भी नहीं लग रहा है। उसने माही को खोजने की कोशिश की लेकिन उसे पूरे पार्किंग लॉट में माही कहीं दिखाई नहीं दी। वो फिर से पार्टी वेन्यू में गया जहां उसने माही को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी।
युवराज का अब दिमाग खराब हो गया था। अचानक से माही चली कहाँ गई थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे अब डर लगने लगा था कि माही के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। ये सोच सोच कर उसका दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आए, एंड इसको मिस्टर मानन। युवराज पीछे मुड़ के देखता है जहां मिस्टर अग्निहोत्री का असिस्टेंट विशाल खड़ा था। विशाल को देखकर युवराज ने कहा, अंडस्को और मिस्टर शर्मा कहिए ओ सारी, मैं मिस्टर अग्निहोत्री से डील की डिस्कशन भी कर पाया। विशाल ने जल्दी से कहा, अंडस्को नहीं नहीं मिस्टर मानन, वो मैं कहना चाहता था कि आज सर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो यहाँ से जल्दी चले गए। वैसे उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि वो कल आपसे और आपकी वाइफ से जरूर मिलने आएंगे। युवराज परेशान हो गया, वाइफ? हाँ वही तो नहीं मिल रही है। युवराज को ऐसे चुप खड़ा देख विशाल ने फिर कहा, अंडस्को मिस्टर मानन। युवराज अपने होश में आया और बोला, अंडस्को हाँ हाँ जरूर, आप जरूर आइएगा मेरे घर कल शाम में, तो ठीक है। विशाल ने हाँ में सिर हिलाया और युवराज से अलविदा लेकर वहां से चला गया। वही युवराज परेशानी से माही को फिर से फोन लगाने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने सोचा माही कहीं घर तो नहीं चली गई। यही सोचकर वो जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। वो कार की 100 स्पीड से चला रहा था। वो जल्दी से अपने विला पहुंचा, जहां वो जाकर जल्दी से कार से उतरता है, अंदर जाता है, जहां वहां के गार्ड को देख पूछा, अंडस्को माही माही आई थी क्या घर? वही गार्ड ने जल्दी से कहा, अंडस्को नो सर मैम नहीं आए, आपके साथ ही गई थी न वो। युवराज उसकी बात सुन और परेशान हो गया और खुद से बोला, अंडस्को ये यहाँ भी नहीं आई, कहाँ चली गई? वो गार्ड बोला, अंडस्को सर आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मैम आती ही होंगी। युवराज ने कहा, अंडस्को नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, मैं खुद खोज लूंगा, अगर माही घर आई तो मुझे कॉल करना। गार्ड ने कहा, अंडस्को ओके सर। युवराज जल्दी से अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। वह फिर से पार्टी वेन्यू जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि पार्टी वेन्यू से ही माही कहीं गायब हुई है। वह फिर से पार्किंग लॉट में माही को खोजना है, लेकिन वहां माही का नामो निशान नहीं मिलता। वह वहां के गार्ड से पूछता है क्या उसने एक लड़की को देखा है, लेकिन उन्हें माही के बारे में कुछ नहीं पता होता। युवराज परेशान हो गया था, वही बैठ जाता है और निराशा से जमीन की तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक टूटी हुई फोन दिखाई पड़ती है, जिसे देख युवराज जल्दी से उसे फोन को उठाकर देखते हैं और हैरानी से खुद से कहता है, अंडस्को ये तो माही का फोन है और यह यहाँ क्या कर रहा है और टूट कैसे गया, और फोन नहीं आया तो माही कहाँ गई? अब युवराज समझ गया था कि माही के साथ कुछ तो गलत हुआ है और वह यहीं पर हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही गायब कहाँ हुई और कहाँ चली गई। यह सब पता करने के लिए अभी सिर्फ वह एक ही इंसान की मदद ले सकता था और कोई नहीं, सिर्फ आरिफ ही मदद कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और शौर्य को कॉल लगा दिया, क्योंकि उसके पास आरिफ का नंबर नहीं था। इस लिए उसने शौर्य को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ मान्या आरिफ को वही के रूम में लेकर चली आई थी और सामने उसके आरिफ बैठा हुआ, जिसे वो पिछले 1 घंटे से घूरे जा रही थी। आरिफ परेशान हो गया था। वो अब झल्लाते हुए बोला, अंडस्को मान्या तुम्हें कुछ कहना भी है कि ऐसे मुझे घूरते रहना है? मैं अब तुम्हारे इस तरह के घूरने से तंग आ गया हूँ। आरिफ की बात सुन मान्या अपनी जगह से उठ गई और आरिफ के पास आने लगी, जिसे देख आरिफ अपने जगह से पीछे खिसक गया और बोला, अंडस्को इतने करीब क्यों आ रही हो? मैंने गलती से तेज आवाज में कह दिया, वो तुम मुझे बता नहीं रही थी क्यों मुझे तुमने यहाँ बैठा रखा इसलिए। आरिफ आगे कुछ कहता उससे पहले ही मान्या ने उसके मुंह पर रख दिया और बोली, अंडस्को चुप, कितना बोलते हो तुम, लेकिन जो सच मैं सुनना चाहती हूँ वो तुम कभी कहोगे नहीं, राइट? आरिफ उसके मुंह बंद करने से उसे देखने लगा और दबे मुंह ही बोलने की कोशिश करते हुए बोला, अंडस्को कैसा सच, क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? मान्या उसको घूरती है और अपना हाथ हटा लेती है और आरिफ लंबी सांस लेता है और कहता है, अंडस्को कैसा सच, क्या कहना चाहती हो तुम? मान्या अपने हाथ बांधकर उसे देखती है और कहती है, अंडस्को वो तुम्हारे साथ कॉलिप क्यों कर रहे हैं? आरिफ उसकी बात समझा नहीं और बोला, अंडस्को किसके साथ कॉलिप, क्या कहना चाहती हो तुम? मान्या उसको घूरती है और कहती है, अंडस्को तुम बच्चे नहीं हो कि हर चीज मुझे साफ साफ समझनी पड़े। आरिफ मुंह बनाते हुए बोला, अंडस्को अरे नाम लोगी तब न मुझे पता चलेगा किसकी बात कर रही हूँ। वैसे भी नायर इंडस्ट्रीज में आए दिन किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन होते रहते हैं। मान्या उसको गुस्से में कहती है, अंडस्को अभी इसी जो नीचे तुमने चंद्रिका रायन और आरव रायन की बात कर रही हूँ, तुम उनका साथ दे रहे हो वो इलेक्शन में।
आरिफ उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है अंडस्को तो तुम इस बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा तुम किसी और कोलैबोरेशन की बात कर रही हो, वैसे क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मान्या उसकी बात सुन बोली अंडस्को मैं खुश होंगी, उनके कोलैबोरेशन तुम्हारे साथ हो रही है तो। आरिफ उसकी बात सुन बोला अंडस्को क्यों खुश नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारी दादी बुआ है एंड आरब रायन तुम्हारे अंकल, इस हिसाब में तुम्हारा ही फायदा कर रहा हूँ, वैसे भी नायर इंडस्ट्रीज को पॉलिटिक्स में आना ही था, लेकिन हम दिखना नहीं चाहते कि हम भी पॉलिटिक्स में है, इसलिए मैंने तो एक फेस दिया है। मान्या उसकी बात सुन बोली अंडस्को तुम्हें पता है न वो कैसा आदमी है, क्या काम करता है? आरिफ उसकी बात सुन बोला अंडस्को मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है तुम्हें उनके बारे में याद है, वाह तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना। आरिफ की बात सुन मान्या चुप हो गई। आरिफ उसके पास जाकर उसके चक्कर लगाते हुए उसके पीछे जाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है अंडस्को मेरी वाइफ की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, या याददाश्त पूरी आ चुकी है, या बात ये तो नहीं कि तुम्हारी कभी याददाश्त गई ही नहीं थी? मान्या उसकी बात सुन जल्दी से पीछे मुड़ती है और कहती है अंडस्को ये क्या कह रहे हो तुम? आरिफ उसे देख बोला अंडस्को कुछ नहीं, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। मान्या उसे घूरती है और कहती है अंडस्को मुझे समझने की कोशिश करने से बेहतर तुम उन लोगों से दूर रहो। आरिफ उसकी बात सुन हंसते हुए बोला अंडस्को और मैं ये क्यों करीं डियर वाइफ, तुम नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली देश पर राज करे? मान्या बोली अंडस्को बिल्कुल नहीं। इतना बोल वो पीछे मुड़ती है तो आरिफ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। मान्या उसके सीने लग जाती है और उसे देखने लगती है। आरिफ मान्या के चेहरे पर बाल पीछे करते हुए कहता है अंडस्को तुम्हें पता है तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है सिर्फ तुम्हें बस देखता ही रहूं। मान्या उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे देखते हुए कहती है अंडस्को अच्छा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? आरिफ मुस्कुराया और मान्या के कमर को और कस के पकड़ते हुए खुद के करीब ले आता है और कहता है अंडस्को बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो अपने ही पति पर गंदी नजर रखे। मान्या आरिफ की बात सुन घूर के उसे देखती है और कहती है अंडस्को क्या कहा तुमने, मैं तुम पर गंदी नजर रखती हूँ? तुम्हें ये कहने में जरा भी शर्म नहीं आई ना? आरिफ हंसते हुए बोला अंडस्को बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं थोड़ी तुम पर गंदी नजर रखता हूँ, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि ये काम तो तुम करती हो है ना? मान्या घूरते हुए उसे देखी और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली अंडस्को तो तुम्हारे जैसा पति मिले जिसे रोमांस के नाम से सांप सूंघ जाता हो उस पर गंदी नजरें रखनी पड़ती है। आरिफ उसकी बात सुन हंसने लगा अंडस्को हाँ वो भी अपने पति पर राइट। मान्या उसे घूर के देखती है और अपने घुटने से आरिफ के पेट में मारती है जिससे आरिफ दर्द से चिल्लाते हुए उसको छोड़ता है और कहता है अंडस्को आह यार कहाँ मार दिया। मान्या फेक स्माइल के साथ बोली अंडस्को क्यों मिस्टर हस्बैंड वाइफ की गंदी नजरें अच्छी नहीं लगी? आरिफ उसे घूरता है और कहता है अंडस्को बहुत पाप लगेगा तुम्हें, पति को मारती हो वो लात से। मान्या बोली अंडस्को घुटने से मारा है मैंने, लात से नहीं। आरिफ बोला अंडस्को जिससे भी मारा हो है तो पैर के ही हिस्से। इतना बोल वो पेट पकड़ते हुए चेयर में बैठ गया। मान्या ने उसे चेयर बैठते देख पूछी अंडस्को ज्यादा जोर से लगी क्या? आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को और नहीं तो क्या, अरे क्या खाती हो, इतनी जोर से मारा है तुमने? आह। मान्या ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को ठीक है अब इतना नौटंकी मत करो। आरिफ उसे घूरता है और कहता है अंडस्को एक तो लात मारी तुमने और बोल नौटंकी कर रहा हूँ। मान्या बोली अंडस्को जी हाँ अब घर चले, वैसे भी बहुत नौटंकी हो ही चुकी है तुम्हारी और आज के इतने अच्छे गेस भी दिखा दिया तुमने। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो दोनों अब नीचे पार्टी के वेन्यू से निकल ही रहे थे कि वेन्यू का मैनेजर आरिफ के पास आता है अंडस्को आरिफ सर। आरिफ और मान्या उस मैनेजर को देखते हैं। आरिफ पूछा अंडस्को क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वेन्यू का मैनेजर बोला अंडस्को हाँ मुझे लगता है सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ अनजान गाड़ियां वेन्यू के बाहर खड़ी थी एंड बहुत देर से वहीं खड़ी हुई थी, हमने आपको ये बात बतानी चाहिए लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। आरिफ बोला अंडस्को ओह हाँ मेरा फोन तो बंद है, क्यों क्या हुआ, कुछ अनजान लोग पार्टी में गए थे? मैनेजर बोला अंडस्को नहीं सर, पार्टी में तो कोई घुस ही नहीं सकता, बस वो काज बहुत अजीब थी लेकिन वो भी अभी गायब है। आरिफ और मान्या भी सोचा। मान्या ने उस मैनेजर से पूछा अंडस्को अच्छा तुमने कार का नंबर नोट किया है? मैनेजर ने कहा अंडस्को यस मैम, ब्लैक कलर की स्विफ्ट कार थी एंड नो। इतना बोल उसने अपने डायरी निकलकर मान्या को दे दी। मान्या उसे लेती है फिर आरिफ की तरफ देखती है।
आरिफ एक गहरी सांस लेता है और कहता अंडरस्को ठीक है, पता करो और फोन करके मुझे बता देना ये कार किसके नाम पर रजिस्टर है। ओके, और सीसीटीवी से कार कब यहाँ से गई वो भी देखकर मुझे बताना। मैंने जैसे यस सर कहा और वहां से चला गया। मान्या आरिफ के साथ कार में बैठी और वहां से निकल पड़ी। मान्या आरिफ से पूछा अंडरस्को तुम्हारे पार्टी के बारे तो गिने चुने लोग को भी मालूम थी राइट, फिर उस जगह एक अनजान कार क्या करेगी। आरिफ बोला अंडरस्को जल्दी पता चल जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। आरिफ जिसने अपना फोन चार्जिंग में डाल दिया था वो बजने लगा, उसे किसी का कॉल आ रहा था। आरिफ ने देखा शौर्य का कॉल आ रहा है तो उसने कॉल कार की ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया और बोला अंडरस्को हाँ बोलो शौर्य। शौर्य परेशानी भरे स्वर में बोला अंडरस्को सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आरिफ ड्राइविंग करते हुए पूछा अंडरस्को अब क्या है गया, अभी तो पार्टी से गए तुम लोग और फिर से प्रॉब्लम में फंस गए। मान्या ने भी शौर्य की बात सुनी और आरिफ को देखती है। शौर्य बोला अंडरस्को सर युवराज का कॉल आया था, उन्होंने कहा माजी नहीं मिल रही है, वो पार्टी के वेन्यू से गायब ही हो गई हैं। आरिफ जो कार चला रहा था शौर्य की बात सुन हैरान रह गया और बोला अंडरस्को क्या माही गायब हो गई, वो भी पार्टी वेन्यू से। शौर्य बोला अंडरस्को हाँ सर। आरिफ परेशान हो गया, उसने मान्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर भी परेशानी साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से कहा अंडरस्को अभी कहाँ तुम लोग और युवराज कहाँ है। शौर्य बोला अंडरस्को सर युवराज मेरे साथ हेडक्वार्टर में है, आप जल्दी से यहाँ आ जाए। आरिफ ने हाँ कहा और फोन रखकर कार स्टार्ट करता है और निकलेन के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगता है। वही मान्या खिड़की के बाहर देखने लगती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था लेकिन शायद वो कुछ सोच रही थी। वो दोनों जल्दी से ही हेडक्वार्टर पहुंच गए। आरिफ और मान्या हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। आरिफ और मान्या जल्दी से वहां गए जहां शौर्य और युवराज थे। उन दोनों ने देखा शौर्य अभी किसी को फोन में कमांड दे रहा था और युवराज की जगह परेशान सा बैठा था। मान्या ने उसे देखा लेकिन वो उसके पास गई नहीं। वही आरिफ उसको देखता है और फिर वो शौर्य से पूछता है अंडरस्को माही का कुछ पता चला। शौर्य ने कहा अंडरस्को नो सर अभी कुछ भी पता नहीं चला, बस इतना ही जान पाए है कि मिसेज माही को पार्टी वेन्यू से ही गायब किया गया है। मान्या ने सामने लगे मॉनिटर्स को देखा जहां सिटी की पूरी सीसीटीवी की फुटेज प्ले हो रही थी। वही आरिफ ने कहा अंडरस्को लेकिन वो कार गायब कैसे हो सकती है जिससे माही को ले जाया गया। मान्या ने उस फुटेज में देखा जहां माही उस टाइम शायद युवराज का वेट कर रही थी लेकिन अचानक से कुछ ग्लिच हुआ और माही वहां से गायब हो गई। ये ग्लिच बस 30 सेकंड के लिए ही थी। युवराज तो सुन होकर बैठा हुआ था जैसे वो अपने होश में ही न हो। उसने ऐसे जमीन को देखते हुए कहा अंडरस्को ये सब मेरी गलती है, न मैं उसे अकेले छोड़ के जाता और न ही माही ऐसे गायब होती। मान्या ने उसे बिना देखे ही सर्द आवाज में कहा अंडरस्को बिल्कुल ये सब तुम्हारी ही गलती है। युवराज उसे देखता है जो मॉनिटर की तरफ देख रही होती है। आरिफ भी मान्या की तरफ देखता है जहां मान्या को देख उसे लग रहा था कि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है लेकिन अपने चेहरे पर उसने एक भी एक्सप्रेशन आने नहीं दिए लेकिन उसकी आंखें उसके गुस्से को बखूबी बयां कर रही थी। युवराज जानता था मान्या का गुस्सा होना जायज आफ्टर माही उसकी रिपोर्टनॉलिटी थी जब से मान्या ने उसे माही की हिफाजत करने को कहा था, लेकिन आज शायद उससे गलती हुई थी और ये गलती शायद माही पर भारी भी पड़ सकती थी। मान्या भी गुस्से में थी क्योंकि पार्टी में वो भी थी लेकिन उसे भी लगा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, पर मान्या युवराज पर बहुत ट्रस्ट करती थी और अभी युवराज ने कहीं न कहीं गलती की थी जिससे माही के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि माही को गायब करने वाले लोग हैं कौन, क्योंकि उसके और युवराज के दुश्मन कम नहीं थे और इतने दुश्मनों में वो रियल कुलप्रीत की कैसे खोजेंगे, ये भी बहुत प्रॉब्लम अभी दिखाई पड़ रही थी। आरिफ मान्या के पास आया और मान्या को शांत करते हुए बोला अंडरस्को मान्या शांत हो जाओ, हम माही को जल्दी ही खोज लेंगे। मान्या उसकी तरफ मुड़ के बोली अंडरस्को शांत हो जाऊं, कैसे हो जाऊं, जब तक माही नहीं मिलती तब तक मैं बिल्कुल शांत नहीं हूं। मान्या की बात सुन युवराज ने अपना सिर नीचे कर लिया और माफी मांगते हुए बोला अंडरस्को आई एम सॉरी। मान्या उसकी तरफ मुड़ी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा अंडरस्को अभी खुद को दोष देने से अच्छा होगा माही को ढूंढे। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया। आरिफ ने दोनों को अब शांत देख एक गहरी सांस ली और युवराज के पास जाकर पूछा अंडरस्को तुमने माही को वहां छोड़ के कहाँ गए थे। युवराज ने कहा अंडरस्को वो दिनेश का कॉल आया था कि मोनिका की तबीयत बिगड़ गई है तो मैं माही को वही वेट करने को बोलकर वहां से मोनिका के पास चला गया। आरिफ ने वो बात सुनी और बोला अंडरस्को तुम वेन्यू के बैंक साइड गए थे राइट। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला अंडरस्को हाँ।
आरिफ ने सोचा और उसे कुछ याद आया और वो बोला अंडरस्कोर पार्टी वेन्यू की बैक साइड और पार्किंग लॉट एक ही डायरेक्शन में थी और अगर किडनैपर ये सब प्लानिंग बहुत पहले से कर रखा होगा तो वो बैंक साइड में ही छुप के रह सकता है क्योंकि पार्किंग लॉट में और पार्टी वेन्यू में वहां उसका घुसना मुश्किल है, तो अगर वो पहले से वहां था तो वो पक्का बैक साइड में ही होगा और शायद वहां की सीसीटीवी फुटेज सही होगी। आरिफ की बात सुनकर सब थोड़ा सा उम्मीद में आए। आरिफ ने शौर्य से कहा अंडरस्कोर शौर्य जल्दी से वेन्यू की बैक साइड की फुटेज बाहर निकलो। शौर्य ने हाँ कहा और जल्दी से बैक साइड की फुटेज निकाल दी और सब ध्यान से देखने लगे जहां उन्हें डिस्पेमेंट ही दिखाई दी क्योंकि वहां पर वीडियो तो थी लेकिन सामने जो भी आ रहा था उसकी बस बैक ही दिख रही थी एंड किसी को लगा नहीं था वहां इतने लोग आगे होंगे। युवराज ने कहा अंडरस्को अब इतने लोगों में मैं कुलप्रीत कैसे खोजेंगे और पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन है। मान्या जो उस फुटेज को बड़े ध्यान से देख रही थी वो बोली अंडरस्को रुको और वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा अजीब है। मान्या की बात सुन सब मॉनिटर की तरफ ध्यान से देखने लगे जहां उन्हें सामने मोनिका बैक साइड में आती हुई दिखाई दी जो शायद किसी को खोज रही थी। शायद वो तब का समय था जब वो शायद माही को खोज रही थी उसे ये बताने के लिए कि उसके पापा पार्टी में है। तभी मोनिका किसी से टकरा गई और वो गिरती गिरती बची और सामने देखी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन जब वो उठ के सामने देखती है तो वो इंसान गायब हो गया था और मोनिका हैरान ही बैठी रही लेकिन वो खुद को संभालती एंड सिर झटक के अंदर चली है। फुटेज को देखने के बाद शौर्य ने कहा अंडरस्को लगता है मिस मोनिका सामने वाले इंसान को देख चौंक गई। वो हैरान दिख रही थी लेकिन वो गिर गई थी तो शायद उन्हें लगा कि वो उनका वहम होगा। आरिफ ने भी कहा अंडरस्को सही कहा, बहुत हैरान दिख रही है मोनिका लेकिन वो किसको देख चौंक गई पीछे से तो ये लड़की लग रही है। आरिफ ने युवराज की तरफ देख पूछा अंडरस्को क्या तुम बता सकते हो कि ये लड़की कौन हो सकती है। युवराज तो जैसे कोई सोच में ही पड़ गया था, वो मॉनिटर की तरफ देखकर सोचे जा रहा था। आरिफ ने अब मान्या को देख कहा अंडरस्को अगर मोनिका सही है तो उनसे पूछ सकते हैं। मान्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली अंडरस्को तुम सही कह रहे हो, हमें अभी मोनिका के पास जाना चाहिए। युवराज जो इतने देर से जो मॉनिटर को देखे जा रहा था उसके चेहरे पर जैसे गुस्से की लकीरें उभरने लगी। उसने बिना किसी को कहे वहां से जाने लगा जिसे देख सब हैरान थे। मान्या ने उसे देख हैरानी से पूछा अंडरस्को युवराज कहाँ जा रहे हो तुम। युवराज ने जाते हुए कहा अंडरस्को वहीं जा रहा हूँ जिसने ये सब करवाया है। मान्या युवराज को रोक पाती तब तक युवराज वहां से निकल चुका था। शौर्य ने कहा अंडरस्को क्या हमें युवराज के पीछे जाना चाहिए। आरिफ ने कहा अंडरस्को नहीं छोड़ दो, मुझे लगता है युवराज अकेले ही संभाल लेगा। आई थिंक हमें मोनिका के पास जाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि वो किसे देखकर हैरान थी। तुम जाओ हॉस्पिटल में पता लगाओ मोनिका को होश आया कि नहीं। शौर्य ने हाँ कहा और वहां से बाहर चला गया। वही आरिफ ने मान्या की तरफ देखा जो शायद परेशान दिख रही थी। आरिफ ने मान्या के कंधे पर हाथ दिया और पूछा अंडरस्को मान्या तुम ठीक हो क्या, तुम्हें माही की चिंता सता रही है। मान्या ने आरिफ की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली अंडरस्को नहीं मुझे माही की टेंशन नहीं है। मान्या का जवाब सुन आरिफ थोड़ा हैरान रह गया और बोला अंडरस्को तुम्हें माही की टेंशन नहीं है तो फिर बात क्या है। मान्या एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा अंडरस्को मुझे बस युवराज की टेंशन है। आई एम श्योर आज जो हुआ और जो होगा उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है एंड आई थिंक युवराज उसके लिए प्रिपेयर रहे। आरिफ ने मान्या से कहा अंडरस्को क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, तुम्हें किसकी टेंशन है। मान्या होश में आई क्योंकि इतने देर से वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसने जल्दी से कहा अंडरस्को हाँ वो मुझे युवराज की टेंशन है, वो इतने गुस्से में है, गुस्से में आकर वो कुछ गलत न कर बैठे। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो वो बोला अंडरस्को युवराज जो करेगा आज की सिचुएशन में सब जायज, सो तुम इतना मत सोचो। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया। वही शौर्य भी जल्दी से वहां पर आता है और कहता है अंडरस्को सर मिस मोनिका को होश आ गया है एंड ये भी पता चल गया है कि मिस माही को किसने अगवा किया था। मान्या ने ये सुना तो जल्दी से वो बोली अंडरस्को जल्दी बताओ कौन है वो। शौर्य ने जैसे बताया कि इसके पीछे कौन है, मान्या के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आने लगी। उसने कहा अंडरस्को ठीक है, जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस मेक श्योर इस आइलैंड से वो बाहर न जाए। शौर्य ने हाँ कहा और वो काम में लग गया। वही दूसरी तरफ युवराज अपनी कार से जल्दी से एक विला के सामने आकर रुकता है। युवराज जल्दी से कार से उतरकर गुस्से में विला को तरफ जाने लगा। वहीं आमने बॉडीगार्ड्स भी युवराज को वहां देख हैरान थे लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिए। युवराज बिना किसी पर ध्यान दिए विला के अंदर जाता है।
जहां सामने सोफे पर बैठी औरत जो शायद आराम से बैठकर चाय पी रही थी। युवराज उसके पास जाकर गुस्से से उसके हाथ से चाय झटक देता है। ये देख वो औरत हैरान रह जाती है और गुस्से में अपनी जगह खड़ी हो जाती है। कहती है, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है। माया युवराज के इस जवाब से हैरानी से उसे देखने लगी। युवराज ने आगे कहा, अंडस्को और तुम मेरी कोई मोम नहीं हो। माया युवराज की बात सुन हैरान थी। उसने जल्दी से कहा, अंडस्को ये तुम क्या कह रहे हो। युवराज, युव नहीं, तुम मेरे बेटे हो। युवराज, मैं तुम्हारी मोम। माया की बात सुन युवराज ने गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे जो कहना था कह दिया, अब सीधे सीधे कह दो माही कहाँ है, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं होगा। माया हैरानी से युवराज को देखने लगी। वो बोली, अंडस्को युवराज तुम क्या कह रहे हो। मैं युवराज उसे गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा, जिसे सुन वो जल्दी से माया को छोड़ देता है। लेकिन माया युवराज की बात सुन इतनी शॉक थी कि वो जमीन में गिर पड़ी। वही युवराज जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है, अंडस्को माही की लोकेशन मिली। दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडस्को सर मैम की लोकेशन ट्रैश हो गई है, वो अभी पोर्ट की शिप में रखी गई है एंड शायद वो शिप को कहीं ले जाया जा रहा है। युवराज ने कहा, अंडस्को तुम जल्दी से तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो जाने लगा। तभी उसने पीछे मुड़ के माया की तरफ देखा और कहा, अंडस्को मुझे पता चला कि ये सब में तुम्हारा भी कोई हाथ है, तो तुम्हारी तो खैर नहीं, माया मानन। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही माया तो जैसे युवराज की बात सुन होश में ही नहीं थी। वो बस जमीन को देखे जा रही थी। युवराज बाहर जाकर आ रहे बॉडीगार्ड्स को माया पर नजर रखने कहता है और वहां से पोर्ट की तरफ निकल जाता है। वही एक अंधेरे से कमरे में माही एक चेयर पर बंधी हुई थी। माही को धीरे धीरे होश आया और जब उसने खुद को एक अंधेरे से कमरे में पाया तो हैरान रह गई और खुद से बोली, अंडस्को मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर उसे याद आया कि पार्टी में क्या हुआ था। पार्किंग लॉट में जब वो अकेली खड़ी थी तो हाथों में किसी ने वार किया था और ये इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने खुद से कहा, अंडस्को माही तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पार्किंग लॉट में जब वो अकेली खड़ी थी तो हाथों में किसी ने वार किया था और ये इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने खुद से कहा, अंडस्को माही तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। माही जो ये सब सोच रही थी, सामने जो उसके ही बगल बंधा बैठा हुआ था वो बोला, अंडस्को अच्छा है तुम्हें होश आ गया। माही वो आवाज सुन चौंक गई। अपने बगल में देखी जहां एक आदमी उसे ही घूर रहा था। उसने हैरानी से कहा, अंडस्को पापा। हाँ, सामने मानक अग्निहोत्री ही बैठे थे जिनके हाथों भी रस्सी बांधी हुई थी। मानक ने कहा, अंडस्को पापा नहीं चीफ कहो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यकीन नहीं होता तुम किडनैप हो गई भी इतनी थोड़े से वार से। माही को यकीन नहीं हो रहा था यहाँ उसे अपने पापा का समाना, वो भी इस सिचुएशन में जहाँ उसके पापा उसे डांट रहे थे। मानक माही को ऐसे हैरानी से खुद को घूरते देख बोले, अंडस्को ऐसे क्या देख रही हो, जवाब दो कहाँ थी इतने दिन, अपने बाप को एक मैसेज नहीं कर सकती थी और ये क्या तुमने शादी भी कर ली बिना मुझे पूछे। अरे पूछना तो छोड़ो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। माही अपने पापा के इतने सारे सवालों को सुन परेशान हो गई थी। वो जल्दी से बोली, अंडस्को एक मिनट आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे बारे में आपको कैसे पता चला। मैं ये हूँ। माही का सवाल सुन मानक ने कहा, अंडस्को मैंने देखा तुम किडनैप हो रही थी तो मैंने तुम्हारे किडनैपर से कहा मुझे भी किडनैप कर लो, बस ऐसे ही मैं यहाँ गया। अब तुम्हें अकेले छोड़ थोड़ी सकता है, जितनी आसानी से वो लोगों में तुम्हें किडनैप किया है, मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। माही हैरानी से मानक की बात सुन रही थी। उसने कहा, अंडस्को क्या। मानक ने कहा, अंडस्को और नहीं तो क्या, तो तुम्हें क्या लगा था मैं भी तुम्हारी तरह लापरवाह हूँ जो कोई भी एरागेरा आकर मुझे द कमांडिंग ऑफिसर मानक अग्निहोत्री को किडनैप कर लेगा। माही को अपने पापा के जवाबों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, अंडस्को आप ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे आज पता चल रहा है। मानक ने अपने कंधे थपथपाते हुए कहा, अंडस्को अरे तुमने अभी जाना कहाँ है, मैं क्या क्या नहीं कर सकता है। इतना बोल उन्होंने अपनी नाक ऊंची की। माही ने उन्हें अजीब नजर से देखा, जैसे कह रही हो ये कभी नहीं सुधर सकते। मानक ने अब सीरियस होते कहा, अंडस्को मुझे ये भी देखना था कि तुम्हें किडनैप करने वाला था कौन, जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को किडनैप कर सके। इतना बोल उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। माही ने अपने पापा को देखा और वो कुछ कहती उससे पहले वहां पर उस रूम का डोर खुलता है और माही और मानक दोनों ही सामने देखते हैं जहां एक आदमी चलते हुए आया और माही और मानक को होश में देख कहा, अंडस्को अच्छा तुम दोनों को होश आ गया, अच्छा है, हमें तुम्हें यहाँ से ले जाना भी है।
माही उस आदमी को देख बोली, अंडस्को कौन हो तुम और तुमने हमें यहाँ बांध कर क्यों रखा है? उस आदमी ने माही के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे आदमियों से कहा, अंडस्को जल्दी ले चलो, इनको शिप में भी रखना है। माही परेशान हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उन दोनों को कहाँ लेकर जा रहा था और इन सबके पीछे कौन था। वैसे तो वो उन सब से लड़के भाग सकती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग थी। वहाँ उसके पापा थे जो बिना उस इंसान को देखे नहीं जाने वाले थे जिसने उन्हें किडनैप करके रखा है, क्योंकि मानक अग्निहोत्री एक कमांडिंग ऑफिसर जो ठहरे। माही ने एक गहरी सांस ली और अपने पापा को देखा, जिन्हें देख लग रहा था वो तो बड़े खुश है। माही ने अपना सिर ना में हिला दिया। उन दोनों को शिप में ले जाया गया और रास्ते भर मानक ने उन दोनों आदमियों से सवाल कर कर के परेशान कर दिया था, जैसे उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ उन्हें लग्जरी स्वीट में तो रखा जा रहा है न, उनका बॉस एक लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो वो सुंदर है क्या, अगर ही तो सिंगल है क्या। उन दोनों आदमी मानक की बात सुन इरिटेट हो गए थे। एक ने तो धमकी भी दे थी कि अगर चुप भी हुआ तो उसे गोली से उड़ा देगा, लेकिन मानक कहाँ चुप होने वाला था। माही भी अपने पापा का इतना बोलने से परेशान हो गई थी। वो दोनों शिप के बेसमेंट में जा रहे थे और माही और मानक दोनों उस जगह को अच्छे से एनालाइज कर रहे थे, जैसे उन्हें एक मौका मिले और वो दोनों यहाँ से निकल पाए। उन दोनों ने देखा बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे वहाँ, जो थोड़ी अजीब बात थी कि उन दोनों की रखवाली के लिए इतने गार्ड्स क्यों थे। माही और मानक दोनों ये देख थोड़ा हैरान भी थे कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ हैं, जैसे कि बहुत बड़ा आदमी ने उन दोनों को किडनैप किया था। माही और मानक को शिप के एक रूम में बंद कर दिया गया। माही ये देख परेशान हो गई, लेकिन मानक वो तो आराम से विंडो के बाहर समुंदर को देख रहे थे। माही ने मानक से कहा, अंडस्को पापा आप इतना बेफिक्र कैसे रह सकते हैं, यहाँ हम किडनैप हुए हैं। मानक ने कहा, अंडस्को हाँ तो तुम टेंशन लो न, तुम किडनैप हुई हो, मैं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी यहाँ आया हूँ। माही को ये ही जवाब का उम्मीद था अपने पापा से। वैसे तो मिस्टर मानक अग्निहोत्री बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, मिलिट्री में उनसे क्या स्ट्रिक्ट ऑफिसर कोई नहीं होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बचकानी हरकतें भी करते हैं जो माही को बहुत इरिटेट लगता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी रस्सी खोलने लगी, जो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने रस्सी खोला ही था कि उस रूम का दरवाजा खुलता है और सामने एक लड़की आती है और अंदर आकर वो कहती है, अंडस्को आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। माही सामने की तरफ देखती है और सामने देख वो हैरान रह जाती है और कहती है, अंडस्को त्रिशा। त्रिशा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और बोली, अंडस्को चलो तुमने तो मुझे पहचान लिया, अब शायद मुझे तुम्हें पहचाने में कोई गलती नहीं हुई है न मिस माहिरा अग्निहोत्री। माही को यकीन नहीं हो रहा था त्रिशा उसे पहचान जाएगी, लेकिन त्रिशा उसके पास आने लगी और बोली, अंडस्को बहुत खोजा मैंने तुम्हें, अब जाकर मिली हो तुम। अब माही त्रिशा से पीछे हट पाती तभी उसके सामने कोई आ जाता है। माही त्रिशा को देख हैरान थी। माही को यकीन नहीं हो रहा था सामने त्रिशा है। वो बोली, अंडस्को त्रिशा। त्रिशा ने एक जहरीली मुस्कान दी और कहा, अंडस्को बिल्कुल सही पहचाना तुमने, वैसे मुझे लगा नहीं था तुम मुझे पहचानोगी, लेकिन ये देख अच्छा लगा, आखिरकार हम 5 साल बाद जो मिल रहे हैं। मिस माहिरा अग्निहोत्री। माही को यकीन नहीं हो रहा था कि वो त्रिशा से ऐसे मिलेगी और त्रिशा उसे पहचान भी जाएगी। त्रिशा से मिलना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती थी। इतने महीनों से वो त्रिशा को अवॉइड कर रही थी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जो उसके फेवर में तो बिल्कुल सही नहीं था। माही ने परेशान होते हुए कहा, अंडस्को क्या क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है। त्रिशा मुस्कुराए और बोली, अंडस्को अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, पता चल जाएगा तुम्हें, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, टाइम तो आने दो, अभी तो तुम बिल्कुल सेफ हो इस रूम में। माही ने कहा, अंडस्को कैसा टाइम, क्या करने वाली हो तुम। त्रिशा हंसते हुए बोली, अंडस्को बहुत बुरा, इतना बोल वो हंसने लगी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा करना क्या चाहती है, लेकिन उसने देखा त्रिशा उसके पास आ रहा ही वही त्रिशा जहरीली मुस्कान के साथ उसके पास आते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें वैसे पहचाना थोड़ा मुश्किल था, काफी बदल गई हो तुम, तुम्हारा चेहरा उस हादसे के बाद बिल्कुल बदल गया, लेकिन 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 तुम्हारी ये आंखें, इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये आंखें ही तो थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जो मुझे आंखें दिखाने की हिम्मत करती थी। इतना बोलते ही त्रिशा के जबड़े कस गए। उसने आगे कहा, अंडस्को लेकिन एक वक्त आया जब तुम्हारी यही आंखें मुझसे डर रही थी, मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी, और तुम्हें पता है वो दिन मेरे लिए सबसे यादगार दिन था, लेकिन तुमने युवराज से शादी कर ली, कैसे कर सकती हो तुम ये मेरे युवराज से शादी, हाँ उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुमने उससे शादी कर ली, और इसका बदल तो मुझे लेना पड़ेगा ना माहिरा।
माही उसको देखती है जिसे देखकर लग रहा था वो पागल हो गई है, ऐसा लग रहा था वो अपना बदल लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। वही त्रिशा उसके ही पास आ रही होती है और इसे देख माही पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो पीछे नहीं जा सकती थी क्योंकि पीछे शिप की वॉल आ गई थी, लेकिन उसे त्रिशा की बातों को सुन बड़ा गुस्सा आ रहा था। त्रिशा आगे बोली, अंडस्को इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ अगवा कर लिया, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखने के लिए, वही डर दिलवाने के लिए जो तुम में उस दिन था, उस ब्लास्ट के दिन जिसे तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं हूँ याद दिलाने के लिए। देखो फिर से तुम वहीं आ गई हो जहाँ तुम फिर से डर और मजबूरी भरे नजरों से मुझे देखोगी, अपनी मौत की भीख मांगोगी, और ये देख तुम्हें नहीं पता मुझे मुझे कितना सुकून मिलेगा। इतना बोल वो हंसने लगती है। माही ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को तुमसे मौत की भीख मांगने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं, और हाँ मैं कभी भी तुमसे नहीं डरती थी ना डरूंगी। तुम आज भी वही काया हो जो दूसरों के कंधों से बंदूक चलती है, और तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझे नहीं झुका सकती। त्रिशा माही की बात सुन इतना गुस्सा आ गया कि वो माही का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अंडस्को क्या बोली बे? इतना बोल वो उसके और आगे जाती कि उसके सामने कोई आ जाता है। त्रिशा उसको देखती है और गुस्से में कहती है, अंडस्को तुम कौन हो? सामने मानक अग्निहोत्री था। मानक अपना चेहरा ऊपर करते हैं और बड़ी सी स्माइल के साथ कहते हैं, अंडस्को हेलो मिस ब्यूटीफुल लेडी माई सेल्फ मानक, नाम तो सुना होगा। त्रिशा उसको गुस्से से देखती है और कहती है, अंडस्को हटो सामने से वरना मैं हाथों तुम भी मरोगे। मानक जी ने कहा, अंडस्को अरे अरे इतनी जल्दी क्या है मारने की, हम तो वैसे भी आप पर मरने ही वाले हैं, वैसे आप सिंगल है क्या? त्रिशा ने उसे घूर के देखा और बोली, अंडस्को देख बूढ़े बकवास बंद कर और मेरे सामने से हट जा वरना। मानक ने कहा, अंडस्को 1 मिनट मैं बूढ़ा किस एंगल से, मैं तो अभी भी जवान हूँ। त्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को देखो यहाँ परेशान मत कर और हट सामने से। मानक ने कहा, अंडस्को अरे अरे आप तो नाराज हो गई माय लेडी जी, आप क्या इस बेवकूफ लड़की के पीछे पड़ रही है? पड़ना है तो मुझ पर पड़े, अगर आपको शर्म आता है तो मैं आप पर पड़ सकता हूँ। त्रिशा अब मानक की बात सुन इरिटेट हो रही थी और वो बोली, अंडस्को लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हारी जान लेती हूँ। मानक ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोले, अंडस्को अरे जान तो तुम्हें देखने के बाद ही निकल गई है, अब तो बस ये शरीर ही है जो तुम्हारा है माय लेडी, और अब तो तुम जान ले भी लोगी तो जिंदगी का सफर यही पूरी हो जाएगी, वो भी तुम्हारे हाथों जान देकर, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए उसे देखता है। अब त्रिशा बेचारी मानक की बात सुन अनकंफर्टेबल लग रहा था, बोली, अंडस्को देखिए दादाजी मैं पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मुझसे दूर रहो आप। मानक ये सुन हैरान रह गया और बोल, अंडस्को दादाजी और वो भी मैं और रिलेशनशिप में है? ये सुन मानक मुंह हैरानी से खुल जाता है जैसे वो बहुत डिसपॉइंट हुए हो। वही माही अपने सिर को नामे हिलाती है और मन में कहती है, अंडस्को ये नहीं सुधरेंगे। मानक ने जल्दी से कहा, अंडस्को तुमने तुमने मुझे दादाजी कैसे कहा? हाँ मैं तुम्हें दादाजी नजर आता हूँ। त्रिशा ने कहा, अंडस्को अब एक बूढ़े इंसानी को दादाजी न कहूँ तो क्या कहूँ? त्रिशा का ऐसे मानक को दादाजी सुन शॉक में चला गया। वो बुढ़ा है और साथ में दादाजी भी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं हुई है, वो तो सिर्फ 48 ईयर्स का है और वो उसे दादाजी कह रही है। ये सोच मानक का मुंह फिर से खुल गया जैसे उसके अंदर से आत्मा निकल गई हो। माही मानक का रिएक्शन देख अपना सिर पीट लिया। माही तो अपने पापा को रोकना चाहती थी लेकिन वो करे क्या, उसके पापा है ही इतने महान कि कुछ क्या ही बोलेंगे। वही त्रिशा ने आगे कहा, अंडस्को अब आप जान गए हैं तो सामने से हटेंगे, मुझे इस लड़की से अपना हिसाब किताब लगाना है। बेचारे मानक शौक में थे, वो थोड़ा हट भी गए, अब उन दोनों के बीच कोई नहीं था। त्रिशा स्माइल देती है और माही अपने पापा को हैरानी से देखती है जैसे कह रही हो धोखा दिया हाँ अपनी बेटी को। वही त्रिशा कहती है, अंडस्को तो क्या कह रही थी तुम मुझसे नहीं डरती, मेरा खौफ तुम्हें नहीं है? माही उसे देखती है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अंडस्को बिल्कुल नहीं। ये सुन त्रिशा का पड़ा फिर से चढ़ गया और वो माही को कुछ कहती उससे पहले किसी ने त्रिशा को बुलाया, अंडस्को मैम आपको बॉस ने बुला रहे हैं। त्रिशा ने उस तरफ देखती है जहां एक आदमी खड़ा था, फिर वो माही की ओर देखती है जो बेखौफ उसे ही देख रही थी। ये देख त्रिशा और चिढ़ गई और वो माही को देख बोली, अंडस्को तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। माही उसे जाते हुए देखती है और वो रूम फिर से बंद हो जाता है। माही एक गहरी सांस लेती है और अपने पापा के तरफ देखती है जो अभी भी शॉक में खड़े हैं। माही ने गहरी सांस ली और वही एक जगह में बैठ गई। वही मानक अपना होश में आए और बोले, अंडस्को माय लेडी चली गई।
माही ने इरिटेट होकर अपने पापा को देखा और कहा अंडरस्को पापा अब प्लीज आप सीरियस हो सकते हैं, हम यहाँ किडनैप हो गए हैं और आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, कब सुधरेंगे आप। माही के ऐसे भड़कता हुआ देख मानक शांत हो गए और बोले अंडरस्को ओके ओके नाउ आई एम सीरियस। मानक भी एक जगह बैठ गए। माही वहां परेशान हो रही थी, वो सोच रही थी त्रिशा ने उसे किडनैप क्यों किया है। मैं पहले सोच रही थी कि त्रिशा मुझे सिर्फ युवराज के वाइफ होने कारण किडनैप की होगी, लेकिन उस आदमी ने बॉस कहा, मतलब ये काम त्रिशा नहीं कोई और करवाया है, लेकिन किसने। माही ये सब सोच ही रही थी कि मानक ने कहा अंडस्को ये वही लड़की है न जो तुम्हारे साथ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। माही ने हाँ में सिर हिलाया। मानक ने आगे कहा अंडस्को उस समय उस यूनिवर्सिटी में एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और हजारों लोग मारे गए थे। माही उस टाइम को कैसे भूल सकती है, वो ब्लास्ट, वो सब कुछ कितना दिल दहलाने वाला था, जहां उसकी लाइफ पूरी बदल गई और वो माहिरा से माही बन गई। वो रात, वो ब्लास्ट को कभी नहीं भूल सकती। उसे उस ब्लास्ट के कारण आज भी बहुत रिग्रेट करती है कि वो कुछ नहीं कर पाई, उस ब्लास्ट के बारे में जानकार भी। मानक ने आगे कहा अंडस्को तुम जानना चाहोगी उस ब्लास्ट को करवाने में और कौन लोग थे। माही अपने पापा की ओर देखती है जो सीरियस लुक में उसे कह रहे थे। मानक ने आगे कहा अंडस्को इस ब्लास्ट को करवाने में कॉलेज के कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी स्माइल थे। मानक की बात सुन माही हैरानी से मानक को देखती है जैसे वो यकीन ही नहीं कर पाए हो। माही ने कहा अंडस्को आप कहना क्या चाहते हैं। मानक ने आगे कहा अंडस्को यही कि उस ब्लास्ट को होने में इस लड़की का भी हाथ था जो वही की स्टूडेंट थी। माही हैरान थी, उसने पूछा अंडस्को ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि त्रिशा उस ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। मानक ने एक हंसी के साथ कहा अंडस्को उस ब्लास्ट को दुनिया लोग के सामने छुपाया गया था गवर्नमेंट प्रेशर के कारण एंड उसके कारण हम टेररिस्ट को खोज निकालने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी और स्ट्रीक ऑपरेशन भी हमने लागू किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मामले में भी हमें रोकना चाहा, लेकिन उन सब लोगों की लिस्ट निकाल दी थी और हम छुपकर उस घटना को एनालाइज किए थे। लेकिन जब हमें पता चला कि ये सब सिर्फ उन बच्चों ने किया है, उन स्टूडेंट ने किया है, तो हम लोग हैरान रह गए। हमने कोशिश की थी हम ये सब चीजों सीक्रेटली हैंडल करें, लेकिन गवर्नमेंट को पता चल गया और हमें इस ऑपरेशन को रद्द करने को कहा गया, क्योंकि इस मामले में कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल थे और उनके बच्चे भी, इसलिए वो लोग ये सब बाहर आने से रोकना चाहते थे। हमने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं, काफी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया जिससे हमें मजबूरन गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी। तुम पूछ रही थी ना मैं कैसे यकीन से कह सकता हूँ कि त्रिशा भी उस लिस्ट में शामिल थी। माही हैरान रह गई, उसे नहीं लगा था कि इतना सब कुछ हुआ है और ये सुन उसे बहुत गुस्सा आया। वो जानती थी कि इस ब्लास्ट में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन इतना बड़ा उसे नहीं लगा तब, इसलिए यहाँ वापस बंगलौर आई थी उस केस की जांच करवाने। मानक ने आगे कहा अंडस्को हमें उस ब्लास्ट के बारे में भी पहले पता चल गया था, लेकिन हम कुछ कर पाते तब तक सब खत्म हो चुका था। हम उन सबको मरना चाहते थे जो इस घिनौना काम को अंजाम दिया है, लेकिन हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि हम कुछ कर सके। उल्टा सारा दोष हम पर डाल दिया गया कि ये मिलिट्री की गलती है, वो ये सब संभाल नहीं पाए। वहां होने के बावजूद भी ये सब किया गया को कोई गवर्नमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज न करे, लेकिन हमने इसका विरोध किया तो हम में से कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। लाखों लोग सड़क पर उतरे और दंगे हुए और जाने गई, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इस ब्लास्ट में माफिया और बहुत पॉलिटिशियन भी मिले हुए थे और कोई नहीं चाहता था ये बात बाहर आए। वो लोग जिनके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में इतनी बुरी मौत मरे, उन्हें कभी जस्टिस नहीं मिला, बस इन कुछ पावरफुल लोगों के कारण। और हम जो देश की सिपाही है वो अपने ही देशवासियों को ऐसे बेबस होते देख रहे थे, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे। और यही चीजें मुझे अपने एक कमांडर होने बावजूद चुभती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। माही की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने तो उस समय को जिया है कि कैसे लोग अपनों को खोने के बाद कैसे बेबस हो गए थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाए। मानक ने आगे कहा अंडस्को मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी। तुमने बहुत कुछ झेला है और जब मुझे पता चला तुम उस युवराज से शादी कर रही हो, मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तभी मान्या ने मुझे पूरी सच्चाई बताई थी कि युवराज कौन है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि तुमने अपनी माँ का ख्वाहिश पूरी की। माही मानक की बात सुन मुस्कुरा दी और बोली अंडस्को आप खुश है पापा, यही मेरे लिए काफी है। मानक ने कहा अंडस्को अरे मैं खुश क्यों नहीं रहूं, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। माही ने मुंह बनते हुए कहा अंडस्को प्लीज डैड मुझे प्रिंसेस मत कहा कीजिए, मुझे नहीं पसंद ये लड़कियों वाली चीजें। मानक माही की बात सुन हंस दिए और बोले अंडस्को ओके ओके नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ आइडिया है इस लड़की ने तुम्हें किडनैप क्यों किया होगा। माही ने कहा
अंडस्को जैसे अपने कहा ये लड़की उस ब्लास्ट से जुड़ी हुई है तो शायद मैं जो सोच रही हूँ वही चीज हो सकती है। मानक ने माही की तरफ देखा जो अब मुस्कुरा रही थी। वही दूसरी तरफ पोर्ट में सब लोग खड़े थे और युवराज किसी के ऊपर गुस्से में बिफर रहा था। वो बोला अंडस्को शिप चली गई, ऐसे कैसे शिप चली गई जबकि मैंने कहा था कि आज यहाँ से कोई भी शिप नहीं जाएगी, फिर इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हुई। वो वकर डरते हुए बोला अंडस्को सॉरी सर, हमें जब ये पता चला था तब तक वो यहाँ से निकल चुके थे। युवराज फ्रस्ट्रेट होकर बोला अंडस्को तुम कोई काम के लायक हो भी कि नहीं, एक काम कहा था वो भी नहीं हो पाया, तुम लोगों से अब देख क्या रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। मान्या भी वही थी, वो युवराज को शांत करवाते हुए बोली अंडस्को युवराज शांत हो जाओ। युवराज ने परेशान होते हुए कहा अंडस्को कैसे शांत हो जाऊं, तुम्हें तो पता है मान्या वो त्रिशा के साथ है और त्रिशा की सच्चाई तुम भी जानती हो, और माही एक ऐसे शिप में है जहां सब वही लोग जिसे तुम इतने सालों से खोज रही थी, जिसे हम इतने सालों से खोज रहे थे, वो उन लोगों के साथ है। तो ये जानकर मेरी हालत और खराब हो रही है। मान्या भी परेशान थी लेकिन उसे भरोसा था क्योंकि माही के साथ मानक अग्निहोत्री भी थे, उसके पापा जो माही को तो कुछ होने नहीं देने वाले थे। मान्या ने कहा अंडस्को आरिव और शौर्य गए हैं न, वो आते ही होंगे, पता लगा लेंगे कि शिप कहाँ है तो हम जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। युवराज और कर भी क्या सकता था, वही आरिव और शौर्य वहां आते हैं जिसे देख वो दोनों जल्दी से उन दोनों के पास जाते हैं और युवराज जल्दी से पूछता है अंडस्को क्या हुआ, लोकेशन पता चला। आरिव ने युवराज की ओर देखा जो बहुत परेशान दिख रहा था। आरिव ने कहा अंडस्को हाँ उनकी लोकेशन नॉर्थ इन साइड में है लेकिन एक प्रॉब्लम है। युवराज जो माही की लोकेशन सुनकर खुश हो ही रहा था वो फिर आखिरी बात सुन जल्दी से कहा अंडस्को प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम है। आरिव ने गहरी सांस ली और कहा अंडस्को वो जो इलाके में है वो इलाका अभी इस टेरिटरी से बाहर की ओर जा रहे हैं, अगर वो उस टेरिटरी को पार करते हैं तो। युवराज ने कहा अंडस्को तो क्या। आरिव ने एकदम सीरियस लुक में कहा अंडस्को तो हम माही को कभी नहीं खोज पाएंगे। युवराज ने आरिव की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था, वो बोला अंडस्को ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी वाइफ को वापस लेकर आऊंगा। आरिव मुस्कुराया और बोला अंडस्को बिल्कुल मुझे पूरा यकीन, लेकिन जल्दी करनी होगी। उसने शौर्य की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया और वहीं दो बड़े हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं। शौर्य ने कहा अंडस्को शिप में जाने में टाइम लग सकता है इसलिए हमने दो हेलीकॉप्टर मांगा लिए एंड सॉरी हमें इसमें थोड़ा टाइम लग गया। मान्या ने कहा अंडस्को हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो हमें अभी निकलना होगा। सबने हाँ में सिर हिलाया। आरिव ने शौर्य को वहीं रहकर सब हैंडल करने को कहा और उन सबके साथ वहां से निकल गया। आरिव ने माही की तरफ देखा जो टेंस दिख रही थी। आरिव ने उसे देख कहा अंडस्को तुम क्या सोच रही हो। माही ने एक गहरी सांस ली और बोली अंडस्को यही कि ये सब के बाद जो होगा बहुत बुरा होने वाला है। आरिव ने भी सामने देखा और कहा अंडस्को ये तो होगा ही एंड हमें अभी से ये सब के लिए प्रिपेयर रहना होगा। माही ने गहरी सांस ली और बाहर देखने लगी। वही युवराज भी खुद से कहता है अंडस्को मैं आ रहा हूँ माही तुम्हारे पास तुम्हारी सच्चाई जानने। इतना बोल वो एक तिरछी मुस्कान देता है। युवराज और मान्या शिप के किनारे खड़े थे। चारों तरफ धुआं फैला था, आग अभी अभी बुझाई गई थी। नीचे डेक पर आरिफ सब कंट्रोल कर रहा था, उसके गार्ड्स हर कोना चेक कर रहे थे। असल में जब वो तीनों हेलीकॉप्टर से नॉर्थ की ओर रहे थे तभी उन्हें रेडार पर इस शिप की लोकेशन मिली, और ये वही शिप थी जहां माही और मिस्टर मानक को ले जाया जा रहा था। ये बात का पता चलते ही वो अपना हेलीकॉप्टर का रुख उसी तरफ मुड़ा लिए, लेकिन जब वो लोग पहुंचे तो शिप जल रही थी। आरिफ ने फौरन हेडक्वार्टर कॉल किया और फायर टीम मंगवाई। अब आग बुझ चुकी थी लेकिन माहौल अब भी भारी था। आरिफ ने अपने गार्ड्स को पूरे शिप की छानबीन करने को कहा और वही युवराज बिना की भाव के उस शिप को देखे जा रहा था। मान्या ने उसकी तरफ देखती है जहां युवराज का चेहरा देख लग रहा था कि ये तूफान के आने की शांति है। वो गहरी सांस लेती है क्योंकि उसे पता था इस क्रिटिकल कंडीशन में शांत दिमाग से सींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस शिप को वो रात से खोज रहे थे वो अब राख बन चुकी थी एंड अभी माही का कुछ पता नहीं चला था। शायद उन्हें पता चल चुका था कि उनकी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है कि वो किस शिप में थे, इसलिए उन्होंने इस शिप को ही जला डाला कि ये शिप से उन्हें कोई सबूत न मिले कि वो कहाँ गए और कहाँ जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी माही का, और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है, और जो खबर मिली जिस शिप के बारे में भी उन्हें पता चला था वो भी जल के राख हो चुका था, और ये सबसे बड़ी मुसीबत थी अभी के लिए।
तभी अंदर से एक गार्ड आता है एंड कहता है अंडिस्को सर हमें एक डेड बॉडी मिली है। ये बात सुन युवराज जो चुप सा खड़ा था उसके कान एकदम से खड़े हो गए एंड जल्दी से उस तरफ देखता है जहां वो लोग एक डेड बॉडी बाहर लेकर आते हैं। वही युवराज उसे देख जल्दी से पास जाता है। वही मान्या और आरिफ भी ये देख परेशान हो जाते हैं। युवराज उस डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। बॉडी इतनी जल गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था और उसे देखना तो और भी मुश्किल, लेकिन युवराज उस बॉडी को देख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बॉडी उनकी हो जिसके बारे में युवराज सोच भी नहीं सकता। तभी आरिफ ने उस बॉडी को देख बोला अंडस को ये एक आदमी की बॉडी लगती है। आरिफ की बात सुन युवराज का बेचैन दिल कुछ शांत होता है। लेकिन तभी मान्या बोली अंडस को लेकिन मिस्टर मानक भी माही के साथ किडनैप थे। युवराज ये बात सुन और परेशान हो गया। तभी वहां एक और गार्ड आया और कहा अंडस को सर एक और बॉडी मिली है। युवराज का ये बात सुन दिल घबरा गया और जल्दी से उस बॉडी को देखने जाता है। जहां उस बॉडी को देख वो हैरान रह जाता है। मान्या और आरिफ भी युवराज के पास जाते हैं जहां युवराज ब्लैंक होकर उस बॉडी को देख रहा था। मान्या भी उस बॉडी को देख हैरान थी। वो ध्यान से उस बॉडी को देखती है जो बिल्कुल जल चुकी थी, लेकिन कुछ था जो नहीं जला था उस बॉडी में पहना वो डायमंड नेकलेस। मान्या उस बॉडी को देख बोली अंडस को ये नहीं हो सकता, ये तो माही का डायमंड नेकलेस है। मान्या को बात सुन आरिफ कहता है अंडस को हाँ लेकिन हमें कुछ नहीं पता है कि ये बॉडी एक आदमी की है या एक औरत की। बॉडी इतनी पहले वाली बॉडी से भी ज्यादा जली है, बस एक नेकलेस के मिलने से बॉडी माही की नहीं हो सकती। युवराज जो इतनी देर से चुप था वो बोला अंडस को सही कहा तुमने, ये बॉडी माही की नहीं और न ही ये माही हो सकती है। माही जिंदा है और मिस्टर मानक भी। ये हमें धोखा दिया गया है हमें गुमराह करने के लिए। मान्या ने कहा अंडस को सही कहा तुमने, हमें ये काम में फंसा कर माही आउट मिस्टर मानक को कहीं और तो लेकर नहीं गए न वो लोग। युवराज भी सोच में पड़ गया और बोला अंडस को ऐसा हो सकता है तो हमें जल्दी चलना चाहिए यहाँ से। मान्या ने हाँ कहा। वही आरिफ ने अपने गार्ड्स को शिप को अच्छी छानबीन करने को कहकर वहां से निकल पड़ता है। माही और मिस्टर मानक को खोजने के लिए वो लोग हेडक्वार्टर में फोन कर सब इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यहाँ नॉर्थ इन एरिया में कितने शिप देखे गए हैं। अगर वो लोग हेलीकॉप्टर से भी गए होंगे तो उसके लिए भी आरिफ ने पूरी इंतजाम कर दिया था। उन्हें बस माही कहाँ है उनकी अपडेट चाहिए थी जो शायद अभी के लिए मुश्किल थी। युवराज परेशान होकर अपने मन में बोला अंडस को कहाँ हो माही। इतना बोल वो एक गहरी सांस लेता है। वही दूसरी तरफ माही और मिस्टर मानक को दूसरे शिप में शिफ्ट करने के बाद उनके कपड़े चेंज करवाए और उनकी ज्वेलरी और हैंड वॉचेस को उतरवाया गया और उनके आंखों में ब्लाइंड फोल्ड बंधाया गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं दोनों, लेकिन वो दोनों कुछ भी पूछे कुछ बताया भी नहीं। वही माही एंड मिस्टर मानक वो दोनों अभी जो शिप में थे वो शिप एक अनजान से टापू में रुक हुआ था। सिरबंद दोनों को अभी क्षीण ले जाया जा रहा था। मिस्टर मानक ने कहा अंडस को अरे हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, हमारे आंखों में पट्टी क्यों बांधी है और ये रस्सी कितनी टाइट बांधी है तुमने। मिस्टर मानक की बात सुन पीछे वाले आदमी ने चित्ते हुए कहा अंडस को चुपचाप अपना मुंह बंद करके चलो वरना तुम्हें मारने में हमें एक सेकंड नहीं लगेगा। मिस्टर मानक बोले अंडस को अरे अरे ऐसे कैसे मार दोगे, मैं अगर मर गया तो तुम अपनी बॉस को क्या जवाब दोगे, बोलो बोलो। पीछे वाले आदमी ने कहा अंडस को उन्होंने ही ऑर्डर दिया है, अगर ज्यादा तुम लोग नौटंकी करोगे तो तुम दोनों को हम जान से मार सकते हैं। ये सुन मिस्टर मानक की बोलती बंद हो गई और वो घबराते हुए बोले अंडस को ओके ओके मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन ये पट्टी तो खोल दो रे बाबा, मैं कौन सा यहाँ से भाग जाऊंगा। इस जगह को देखने के बाद मैं कौन सा किसी को बुला लूंगा खुद को बचाने के लिए। वो आदमी ने कहा अंडस को मैंने कहा न चुप, अगर और एक शब्द भी तुमने अपने मुंह से निकाला न तो तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर मानक चुप हो गए। वही माही शांति से चल रही थी, उसके भी हाथ बंधे हुए एंड आंखों में एक ब्लैक फोल्ड लगा हुआ था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये लोग जहां हमें लेकर जा रहे हैं उस जगह को ये सब नहीं चाहते कि कोई देखे, या ये भी हो सकता है वो चाहते हैं हम उनके बॉस को न देखे। ऐसा क्यों, अगर वो लोग हमें मारने के लिए लाए हैं तो ये सब कोई क्यों करेगा, मतलब इनका मकसद हमें जान से मारना नहीं है। तो त्रिशा ने किसके कहने पर ये काम किया और कौन होगा, कौन है वो आदमी जो हमें ऐसे बंदी बनाकर रखेगा, किसने की होगी, क्या वो उस आदमी को जानती होगी या वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आए। माही हर एक रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी कि बात क्या हो सकती है। माही यही सब सोचे जा रही थी। तभी वो लोग एक चैम्बर भी घुसते हैं जहां घुसते ही
दोनों को सामने नीचे बैठा दिया जाता है। माही और मानक को ऐसे जबरदस्ती बैठाते देख मानक फिर बोल पड़े, अरे अरे आराम से बैठ रहे हैं, हमें बस बैठने को कह दो, हम खुद से बैठ जाएंगे। वैसे क्या हम सब वहां पहुंच गए क्या आपके बॉस के पास? क्या वो मिस लेडी भी यही है? इतना बोल वो स्माइल करने लगा। तो वो आदमी ने कहा, को चुपचाप बैठ बूढ़े वरना बुढ़ा सुन। मानक जी का मुंह बन गया और वो बोले, को बुढ़ा बाप समझा, मैं तो अभी भी जवान हूँ, अरे ऋतिक रोशन से भी कम उम्र है मेरी। वो आदमी को गुस्सा आ गया और वो बोला, को तेरी तो। इतना बोल वो मानक पर हाथ उठाने ही वाला था कि सने से गहरी और कड़क आवाज आई, को रुक जाओ। माही और मानक ध्यान उस आवाज पर गई जहां एक आदमी की आवाज थी। वही वो पहला आदमी बोला, को पर बॉस इसने मेरी बेइज्जती की है। तो उसका बॉस बोला, को मैंने कहा न रुकने और इनको आगे करो। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों को आगे कर दिया। वो दोनों आगे जमीन में बैठा दिया गया। उनका बॉस जो एक पर्दे के पीछे था वो बोला, को तुम श्योर हो लड़की यही वो लड़की है? ये बात उसने त्रिशा की तरफ मुंह करते हुए कहा। त्रिशा घबरा गई और बोली, को हाँ हाँ ईडी यही वो लड़की है, उस ब्लास्ट में यही बच पाई थी। वो आदमी जो कब से पर्दे के पीछे से बात कर रहा था अब वो सामने आता है जहां उसकी चेहरे पर बड़ा सा कट लगा था और उसके बाल बहुत लंबे थे, जैसे कि वो कि आम इंसान था ही नहीं। उसकी आंखें लाल दिख रही थी, जैसे आंखों में खून जमा हो। वो सर्द आंखों से सामने की ओर जाता है। वही माही और मानक ईडी का नाम सुन कंफ्यूज हो गए एंड सोचने लगे कि ये आदमी है कौन? क्या वो दोनों इस आदमी को जानते हैं? क्या वो पहले मिली है इस आदमी से या ये आदमी उनसे कभी मिला है? वही ईडी धीरे धीरे आगे आता है। माही उस आदमी को अपने तरफ आते हुए महसूस करती है। उसे लग रहा था कि उसके पैर जम गए हैं। उसने बिना कोई आवाज किए चुपचाप बैठी रही। वही मानक भी अपने बेटी की तरफ उस आदमी को आते महसूस कर पा रहे थे। वैसे तो उनके रहते उनकी बेटी पर कोई आंच वो आने नहीं देने वाले, लेकिन ये आदमी उन्हें बहुत खतरनाक लग रहा था, जिसका ऑरा उन्हें बहुत पावरफुल लग रही थी। वही ईडी अब सीधे जाकर माही के सामने खड़ा हो गया और बोला, को तुम श्योर हो ये वही लड़की है? इसकी तो शक्ल भी उस लड़की से नहीं मिलती। त्रिशा ने जल्दी से कहा, को वो इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए वो अलग दिख रही है। त्रिशा की बात सुन उस आदमी ने माही को फिर से देखा जहां माही तब से चुप होकर बैठी थी। वही ईडी अब माही के तरफ झुकने लगा। सब हैरानी से अपने बॉस को देखने लगे। वही माही भी उस आदमी को अपने करीब आता महसूस कर हैरान रह जाती है। वो कुछ कह पाती तभी ईडी उसके गर्दन के पास जाकर उसे स्निफ करता है।